हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपीएसआई का पेपर जल्दी ही होने वाला है। तो उसके क्रम में हम लोग यूपीएसआई के पीवाईक्यू में सबसे पहले हिंदी करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर होगा तद्भव नहीं है। नहीं को आप अंडरलाइन कर लें। तद्भव नहीं है, नहीं आंसर हो जाएगा इसका दृक। तो इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव होगा इसका दृक। ताला का तद्भव क्या होगा? तालक। ताला का तद्भव है तालक। और तमूली का तद्भव है तांबुलिक। तांबुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? इनमें से अल्पविराम चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब और चिन्हों के बारे में जानिए। ये जो चिन्ह दिए हैं ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं हम लोग योजक चिन्ह। इसको तो आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक। और इसको भी आप जानते होंगे, विस्मयादिबोधक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? इसका आंसर है सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये अनुच्छेद मतलब अनसीन पैसेज। इसको क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, मेरा एक सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप इसके प्रश्न पढ़ें। प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ने के बाद आप इसको सॉल्व करें। जिससे क्या रहेगा कि आप जब प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक मैपिंग रहेगी कि हाँ क्या पूछा गया है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्न को। चलिए प्रश्न पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? चलिए अब हम लोग अपने गद्यांश पे आते हैं। देखिए गद्यांश, आवश्यकता है इस बात की कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्म और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप और अमेरिका यूरोप और मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम के आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति परंपराओं एवं आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व करे। हमारी भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। इन्हें उन्हें अपनी शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी को भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई, और और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम करते हुए भी हम घर में वावन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है। तो हमने अपना पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो उसने क्या पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो
इसका शीर्षक है शिक्षा के बारे में। हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। आगे उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा का होना चाहिए। किस भाषा का होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा, किस भाषा का होना चाहिए, ये पढ़ा हमने भारतीय भाषा का। किस तरह की भाषा होनी चाहिए, भारतीय भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय भाषा में। किस तरह का होना चाहिए, भारतीय भाषा में। आगे चलते हैं हम लोग। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रभाव से दूर होते जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं सामूहिक जीवन के प्रभाव से दूर जा पड़े, जैसा कि हमारे गद्यांश में दिया गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। इसका इसका आंसर है सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में कौन सा समास है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय है आपका त्व। त्व तो त्व से संबंधित कुछ और भी हैं, जैसे महत्व हो गया, देवत्व हो गया, देवत्व हो गया और आपका व्यक्तित्व हो गया। तो ये त्व प्रत्यय हमारे। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है में क्रिया का कौन सा रूप है। आप हमेशा ध्यान रखें, इस तरह का जो आता है, लिखवाना, पढ़वाना, कटवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा लिखना। लिखना लिखना का होता है लिखाना, और लिखवाना, अगर मैं बोलूं खाना, खाना में हम लोग लिखते हैं खिलाना, खिलवाना, खिलाना और खिलवाना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो ये क्या है, ये एक नाटक है। आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा से सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ड कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं आप जानते होंगे। दो प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है। और कुल अगर वर्ड की बात करूँ मैं, कुल वर्ड कितने होते हैं हमारे, ये होते हैं 52, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, दोनों की संख्या होती है 11, बाकी बच्चे कितने हमारे 41। ये हो गए आपके व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है, पूर्ण दिशा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये पूर्ण दिशा के लिए, पूर्ण दिशा के लिए उसका आंसर होगा आपका, तो ये पूर्ण नहीं, ये होगा पूर्व। पूर्व दिशा के लिए आंसर हो गया इसका ए। बाकी के हम और भी देख लेते हैं। उदिची का मतलब होता है उत्तर, प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम, और अवाची का मतलब होता है दक्षिण। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है। इसका आंसर है आपका भीष्म सानी। भीष्म सानी, ये ऑप्शन नंबर सी है। सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि प्रस्तुत किया है, किस कवि ने प्रस्तुत किया है। इसका उत्तर है आपका रविदास, ऑप्शन नंबर बी, रविदास। क्वेश्चन नंबर 17, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सही, ऑप्शन नंबर डी, 2005 में आरटीआई एक्ट भी लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट
जो कि हम मूल विधि में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे विशेष जोर देना है कि क्या पूछा गया है, तो कौन सा वाला नहीं है इनमें से वो हम लोग देखते हैं। तो आप बताइए कौन सा वाला नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारती। भारती इसका नहीं है। भारती किसका है फिर? भारती है सरस्वती का। भारती है सरस्वती का। इनका एक और शारदा, शारदा भी इन्हीं का है। और बाकी किसके हैं ये? बाकी जो बचे हुए ये लक्ष्मी जी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन नंबर है आपका, पूछा इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी है ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका अर्धविराम। ऑप्शन नंबर हो गया इसका अर्धविराम। पूर्ण विराम आप जानते ही होंगे, ये आपका पूर्ण विराम, ऐसे डंडा खींचते हैं हम लोग। अल्प विराम, अल्प विराम इस तरह से अल्प विराम होता है। और निर्देशक के लिए आप जानते हो कि इस तरह से निर्देश को चिन्हित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकल्प किसने किया? कौन सा ऑप्शन है इसमें? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। आगे चल रहे हैं हम लोग। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? क्या है? ओष्ठ है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ये डी है। ये प, प को क्या बोलते हैं हम लोग? ओष्ठ बोलते हैं। बाकी ग को बोलते हैं हम लोग कंठ, और त को बोलते हैं हम लोग दंत, छ को बोलते हैं हम लोग तालव्य। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बात किसकी हुई है? गणना की। तो गणना, गणना है हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 3। अब तीसरा क्या है इसमें, फिर ऑप्शन नंबर और भी दिखे तो ये क्रमवाचक है। कैसा है आपका? क्रमवाचक है। तिगुना किस तरह का? आवृत्ति, ये आवृत्ति का बोध कर रहा है। और तीनों है आपका समुदाय के बारे में, समुदायवाचक। हम लोग आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इसका जो आंसर है वो है आंसर इसका डी, आंसर डी, छ से क्षत्रिय। अब संयुक्त वर्ण व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं वो आप जानते ही होंगे। ये होता है आपका छ, त्र, ज्ञ, इसको हम लोग क प्लस स से, क प्लस आधा क, स से हो गया, त्र आधा त, र हो गया, इसका होता है आपका ज आधा ज, ज्ञ और श्र। सॉरी ये श्र है आपका, श्र। एक मिनट में ठीक से लिख दूंगा आपको। ये है आपका श्र। श्र को हम लोग स आधा स और र। चलिए तो इसका ऑप्शन था डी। हम लोग आगे चलते हैं। 24 में पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो ये है आपका द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास के कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे तरफला हो गया, चौराहा। द्विगु समास की पहचान, इसका जो पहला पद होता है ये संख्यावाची होता है। चलिए आगे चलते हैं। 25 में इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवि सम्मिलित नहीं है? तो 25 का आंसर है आपका हरिदास जी।
आगे चलते हैं हम लोग। 26, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, वो है आपकी तेलुगु। बाकी की बोलियों के बारे में, फिर तेलुगु आती किसमें है? तेलुगु एक हिंदी बोली ना होके ये है आपकी द्रविड़ भाषा, ये आपकी द्रविड़ भाषा है। तो बाकी की जो बोली है, जैसे कि आपने अवधि दिया है, अवधि कौन सी बोली है? अवधि आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, पूर्वी हिंदी। और बांगुरु कन्नौजी, इसको हम लोग हरियाणवी बोलते हैं। ये दोनों जो है, ऊपर वाले दोनों, ये आते हैं आपकी पश्चिमी में। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? क्या है? तद्भव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, दिवाली। इसका होता है दीपावली। द्विवेदी का होता है दुबे, दुबे। और आपका धात्री का होता है दाई। आगे चलते हैं हम लोग। शुद्ध भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, शुद्ध भाग कौन सा है? कौन सा है? अब देखो, मैंने पुस्तक पढ़ा, पढ़ा तो नहीं होगा। राम की अनेकों, अनेकों गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, आगे मेरे को जाना है, मेरे को, तेरे को, ये सारे शब्द हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, अनेकों से ही अनेक। यहाँ पे अनेकों की जगह क्या आएगा? अनेक आएगा। राम के अनेक नाम है, ये करेक्ट हो जाएगा अनेक लगे। मुझे जाना है, मेरे को की जगह क्या आएगा यहाँ पे? मुझे जाना है। चलिए आगे चलते हैं। 29, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष में कौन थे? 29वां क्वेश्चन, इसके उत्तर है बीजी खैर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? नहीं पूछा उसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मलयालम। तो ये कैसी भाषा है? ये एक आपकी द्रविड़ भाषा है, ये द्रविड़ भाषा है। अब आपकी हिंदी, मराठी, गुजराती, ये भाषा कैसी है? ये आपकी यूरोपीय परिवार की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में क्या पूछा गया है? वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान का। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? क्या पूछा गया है? विलोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी के भी देख लेते हैं हम लोग। इसका शब्द का होगा क्षणिक। पूर्ववर्ती का होगा आपका परवर्ती, उत्तरवर्ती, दोनों ही सही है उसके। उत्तरवर्ती, परवर्ती। विदेशी का होगा देसी। चलिए चलते हैं हम लोग। और 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गरीबों को दान दो मैं गरीब किस प्रकार का उदाहरण है? 33 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संप्रदान। आगे चलते हैं। 34 नंबर में, कर्ता की नीचिन पूछा इसमें, नीचिन का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? कहाँ पे होता है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान में, सामान्य वर्तमान में। आगे चलते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए कब जलाए जाते हैं? इसका उत्तर है अप्रत्याशित लाभ को प्रश्न होना, प्रसन्न होना, सॉरी, प्रसन्न होना, मतलब बहुत अधिक खुशी मनाना। इसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, बोल सकते हैं बहुत अधिक खुशी मनाना।
36 देखिए, इस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये रचना पूछिए चंद्रकांता। आगे चलते हैं। चलिए हमें प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका हो जाएगा, प्रत्यय पूछा है या। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, शब्द के पहले। शब्द के पहले। उपसर्ग के बारे में जानिए। उपसर्ग क्या होता है? जैसे कि ये लिखा है उपसर्ग, तो इसको मैं उप और सर्ग ऐसे लिखता हूँ। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना। हम लोग 39 पे चलते हैं। चलिए 40 में पूछा है, निम्नलिखित इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? और इसका उत्तर हो जाएगा तू। मैं किस प्रकार का है? मैं उत्तम पुरुष है। वह किस प्रकार का है? अन्य पुरुष। थैंक यू। बाकी की क्लास आगे करते हैं। थैंक यू।